नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। हमारी योगदान एकेडमी का एकमात्र ध्येय है कि आपकी सफलता में हमारा योगदान सुनिश्चित हो। तो उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश परीक्षा धाम श्रृंखला का 38वां और 39वां चैप्टर। तो 38वें चैप्टर में हम विमुक्त, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के बारे में पढ़ेंगे। और जो 39वां चैप्टर है वह जनजातियों से संबंधित गहनों के बारे में और मध्य प्रदेश में जो भी सांस्कृतिक गहने उपयोग में होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, तो उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जातियों के बारे में, तो हम इनकी संख्या देख लेंगे जो कि कितनी है, 51 है। और एग्जाम में सीधा प्रश्न आपसे ऐसे ही बनता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी जातियां हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल 51 जातियां हैं, 51, ठीक है। जिनमें से घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ की संख्या कितनी है, तो घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ की जो संख्या है वो 30 है और विमुक्ति की संख्या जो है वो 21 है, 21 है, ठीक है। अब देखो विमुक्त कहाँ से नाम आया होगा, आपने सोचा होगा किसी को मुक्त किया गया होगा ना, तो किसको मुक्त किया गया होगा। तो क्या हो रहा था, जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, जब ब्रिटिश रूल था यहाँ पे, तो कुछ जातियों से जनजातियों से क्या थे, अंग्रेज परेशान थे। तो जिन जातियों से अंग्रेज परेशान थे तो उन्होंने उन जातियों को आपराधिक डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, आपराधिक घोषित कर दिया गया। तो कौन से एक्ट से, आपराधिक जनजाति अधिनियम एक पास किया उन्होंने, और ऐसी जातियों को जो जिनसे वो परेशान थे उनको आपराधिक जाति जनजाति घोषित कर दिया। लेकिन फिर जब देश आज़ाद हुआ तो वो जातियां जो आपराधिक हो गई थी वो हमेशा तो आपराधिक रहेंगी ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने किया था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो फिर भीमराव अंबेडकर साहब प्रयास करते हैं, तो 31 अगस्त 1952 को उनके प्रयास से इस एक्ट को खारिज कर दिया जाता है। इस एक्ट से मुक्ति मिलती है, इसलिए 31 अगस्त का जो दिन है, 31 अगस्त का जो दिन है, जनजाति विमुक्त दिवस कहलाता है, ठीक है। विमुक्त जाति दिवस के नाम से 31 अगस्त का दिन प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। तो 31 अगस्त का दिन हम याद रखेंगे। जैसे बिरसा मुंडा के नाम पे 15 नवंबर को हम जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, ऐसे ही ठीक 31 अगस्त को हम विमुक्त जाति दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जातियों के बारे में। तो देखो, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक स्थान पर रहती नहीं है, एक स्थान पर रहती नहीं है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती फिरती रहती हैं, तो इनको ही घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ बोलते हैं। तो घुमंतु और अर्धघुमंतु समुदाय कहलाते हैं जो एक स्थान पर न रुक के यहाँ वहाँ घूमते रहें। अब क्या होता है कि इनके संबंध में कुछ आयोग बना होगा, तो इनकी स्थिति सुधार के लिए, इन समुदायों की स्थिति सुधार के लिए एक आयोग बना था जिनको बोलते हैं भीखू रामजी एदाते आयोग। तो ये आयोग आपको याद रखना है कि भीखू रामजी एदाते आयोग किससे संबंधित है। जो एग्जाम में पूछ लेंगे आपसे कि घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के उत्थान के बारे में है, तो जी हाँ, घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय के उत्थान के बारे में, सुधारों के बारे में, ठीक है। अब जो इनकी जनसंख्या है या संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में इनकी संख्या टोटल 30 है। टोटल जातियों की संख्या 51 है, 51 है, जिनमें घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ 30 है और विमुक्त कितनी है, 21 है, ठीक है। अब इनके नाम देख लेंगे तो नाम क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमें याद करना। तो क्या होगा कि हम इनको 4-5 बार पढ़ लेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, तो एग्जाम में हम फिर एलिमिनेट करने में हेल्प होगा हमें, ठीक है। जो एग्जाम में बोलते हैं ना तुक्का मारते हैं, तो तुक्का एक्चुअली क्या होता है, ब्लाइंड तुक्का नहीं होता, वो पहले कभी हम पढ़ चुके होते हैं। तो जो अंदर की आवाज़ होती है, इंट्रिंसिक जो वॉइस आती है ना, अंदर की आवाज़ कि हमारा मन कह रहा है ऐसा कि ये हो सकता है, तो यही तुक्का होता है एक्चुअली, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, 4-4, 5-5 बार पढ़ लेंगे। तो आज लेक्चर में तो हम एक ही बार पढ़ेंगे, फिर आप इसको 4-5 बार पढ़ लीजिएगा अलग से, जिससे आपको सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ें बैठ जाएंगी। तो 30 घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जनजातियों को देखते हैं, जिनमें बल्दिया, बाछोबालिया, भाट, भंतु, देसर, दुर्गी मुरागी, घिसाड़ी, गोंधली, ईरानी, जोगी, जोशी, बाल संतोषी, काशी कापड़ी, कलंदर नागफड़ा, कामद, करोला, लोहार पिट्टा, ये लोहे का काम करते हैं, लोहार पिट्टा, लोहे गड़ियाँ जो होती हैं उनको बोलते हैं लोहार पिट्टा, नायकड़ा, सिकलगर, सिरंगी वाला, कुचबंद, सिद्धन, बनियत्थर, गद्दीश, रिफारी याद रखिएगा, पशुपालक होते हैं, गोलर, गोसाई, भराड़ी हरदास, भराड़ी हरबोला, हैजरा और धनगर। तो ये हमारी 30 कौन सी हो गई, घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जनजाति या जाति हो गई, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं विमुक्त जातियों। तो विमुक्त जातियों की संख्या कितनी है, 21 है टोटल, ठीक है, 21। इनमें कलबेलिया जो कि राजस्थान की होती है, सपेरों का काम करती है। एक कलबेलिया डांस भी होता है राजस्थान में, जैसलमेर साइड आप जब जाएंगे ना, या फिर यूट्यूब पे देखिएगा, कलबेलिया डांस होता है, ठीक है। बंजारा एक समुदाय होता है जो जिसने कंगी का आविष्कार किया है, ये श्रृंगार प्रिय होता है, ठीक है। सांसी, कंजर, बंछड़ा,
मोगिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी। तो नट पारधी याद रखिएगा आपकी कौन सी विमुक्त है। तो कलबेलिया याद रखिएगा, बंजारा, नट और पारधी याद रखिएगा। बेदिया, हावड़ा, भाटू, कुचबंदिया, बिजौरिया, कबूतरी, संधिया, पासी और चंद्रवेदिया, बैरागी और सनोरिया। तो 4-5 लिस्ट में याद रखना है कौन सा, एक पासी याद रखना है कौन सा आपका विमुक्त है, नट और पारधी याद रखना है आपको, बंजारा याद रखना है और कलबेली याद रखना है। और आपको साथ में ये भी याद रखना है कि ये जातियां हैं, एक्चुअली जनजाति नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जनजाति नहीं है, इनमें से पारधी है, पारधी जनजाति आपकी जनजाति श्रेणी में आती है। अब आती विमुक्त, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़। अब इनके लिए कुछ कल्याण विभाग बना होगा, इनके वेलफेयर के लिए कुछ बना होगा एक डिपार्टमेंट टाइप का। तो कल्याण विभाग की स्थापना कब होती है, 22 जून 2011 को। अब ऐसा बोला गया है कि एक आदेश आता है, कब आता है, 12 सितंबर 2011 को एक आदेश आता है और उसमें बोला जाता है कि जो इनका संचालक होता है वही इसका विभाग का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो जो संचालक होगा वही इनका विभाग का अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो 51 जाति हैं, कौन कौन सी, विमुक्त, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ जातियों को सम्मिलित किया गया है इस कल्याण विभाग में, ठीक है। तो इनके कल्याण के लिए एक कल्याण विभाग खोला गया है, जिनका अध्यक्ष कौन होगा, इनका संचालक होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इनका एक जाति अभिकरण भी बनेगा। तो इन जातियों के लिए अभिकरण बनेगा, तो इसकी स्थापना कब होती है, 1996 में होती है। कल्याण विभाग की स्थापना कब होती है, 22 जून 2011 को होती है और जाति अभिकरण की स्थापना होती है 1996 को। अब देखो क्या होता है, इनकी जो रेगुलेशन है, विनिमय जो है 1995 के नाम से रजिस्टर्ड कराए गए थे, पंजीबद्ध कराए गए थे। अब इसका जो रेशियो है, जो कंपोजिशन है, क्या क्या होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 6 गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर होते हैं और 5 अशासकीय मेंबर होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अलावा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे 12 हो गए। एक अध्यक्ष हो गया, 5 गवर्नमेंट मेंबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, शासकीय मेंबर, और 5 होते हैं हमारे अशासकीय मेंबर, ठीक है। अब क्या होता है, इनका संचालक जो होता है, संचालक विमुक्त, घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ जाति विकास के लिए अभिकरण का पदेन सदस्य होता है। देखो संचालक इधर पे क्या काम करता था, विभाग का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है संचालक को, और यही संचालक इधर पे क्या है, अभिकरण का पदेन सचिव है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। जातियों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, 51 है, जिनमें से घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ 30 हैं और विमुक्त आपकी 21 हैं। विमुक्त जाति दिवस कब मनाते हैं, 31 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं आपको पता होगा, ठीक है। अब इनके बाद जिस जनजातियों के नाम एक बार पढ़ लीजिएगा आप, और जे इनके पढ़ लीजिएगा, जिनमें कलबेलिया, बंजारा, नट, पारधी और पासी इंपोर्टेंट तो सारी है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से पढ़, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कल्याण विभाग की स्थापना कब होती है, 22 जून 2011 को, और जाति अभिकरण कब बनता है, 1996 में बनता है। अब जो जाति अभिकरण का जो कंपोजिशन होता है, उसमें एक अध्यक्ष, 6 शासकीय सदस्य और 5 अशासकीय सदस्य होते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखो समाचार पन्नों में क्या दिया गया है, जो भीकू राम जी इदाते हैं ना, सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। अभी जनजातियों के बारे में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। बंजारे क्या है, मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, मतलब बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आते हैं, और कमुंगी का आविष्कार का श्रेय जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर, और श्रृंगार जैसा कि पढ़ चुके हैं, ठीक है। पारधी क्या है, पूर्व में शिकारी जनजाति के नाम से प्रसिद्ध थी। पारधी को अनुसूचित जाति के तहत शामिल कर दिया गया, तो ये शेड्यूल कास्ट है, न कि शेड्यूल ट्राइब है। सॉरी, अभी ऊपर हम शेड्यूल ट्राइब बोल दिए थे, तो वो शेड्यूल कास्ट कर लीजिएगा, ठीक है, शेड्यूल कास्ट है। बैरागी, वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है। बांसड़ा जो है मंदसौर जिले में निवासरत और नाटककार में दक्ष होती है। तो वांछड़ा जो है मंदसौर में जिले में रहती है और नाटक कार्य में दक्ष होती है, और पीपल को अपने देवता के रूप में पूजा करती है। कलबेलिया कहाँ की, कलबेलिया जैसा कि हम बात कर चुके थे, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलती है, और एक कलबेलिया डांस भी होता है, ठीक है। और ये इसके संस्थापक जो होते हैं गुरु कानिफनाथ होते हैं। फिर होती है कंजर या फिर गेहार, या स्वयं को दिव्य पूर्वज या मान गुरु का वंशज मानते हैं। इनकी बोली कंजरी होती है, नरमी, नरसी, फारसी भी होती है, ठीक है। भलाड़ी हरबोला कहाँ पे, निमाड़ में गायन के लिए पहचाने जाते हैं, निमाड़ रीजन में। तो भलाड़ी हरबोला कहाँ मिलेंगे आपको, निमाड़ रीजन में मिलेंगे। और इनका जो वाद्य यंत्र है तंबूरा होता है, इसको श्रवण तुला भी कहते हैं। फिर आपका लोहार पिट्टा, जैसे कि चर्चा कर चुके थे, ये लोहे गड़ियाँ होती है, तो लोहे का काम करती है। पन्ना, छतरपुर, सागर क्षेत्र में आपको मिलेंगी देखने को। और इनका व्यवसाय क्या रहेगा, तलवार बनाना, कटारी, ढाल बनाना। तो लोहे की जितनी भी चीज़ें बनती हैं, ये लोहार पिट्टा जनजाति करती है, लोहे गड़ियाँ बोलते हैं जिनको हम। कबूतरी या कबूतरा क्या होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ इलाकों में बसी विमुक्त खानाबदोश जाति होती हैं, जिनके प्रमुख देवता गुनिया वीर होते हैं, ठीक है। धनगर, सागर जिले में निवासरत चारवाह जाति हैं, इनके देवता जो होते हैं खंडोबा होते हैं, खंडोबा धनगर के देवता होते हैं।
भाट का अर्थ होता है शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान रखने वाला। यह समुदाय मालवा निमाड़ क्षेत्र में निवासरत है। इनका परंपरागत कार्य वंशावली का लेखन का काम करते हैं और इनके पूर्वज जो है बाणभद्र है, जिनके नाम पे बाणसागर परियोजना है आपकी सोन नदी पे शहडोल में, देवलोन शहडोल में, और चंद्रवरदाई भी माने जाते हैं। रेवाड़ी क्या है? मालवा क्षेत्र में रवाड़ी या भोपा भी कहा जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय आपका पशुपालन है और प्रमुख देवता जो है गोगा जी हैं। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जातीय समूह, जिसका पूरा नाम है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 3 है, और भारत में कितनी है? 75 है। तो क्या होता है कि जो इसका निर्धारण होता है, तो निर्धारण कौन डिक्लेयर करता है कि क्या होगा पीवीटीजी? तो एक केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री करती है, ठीक है, गृह मंत्रालय। अब इसका 2006 में नाम क्या था? तो 2006 में इसका नाम था आदिम जाति समूह, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, PTGS, ठीक है। अब फिर 2006 में नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTG, जिनकी संख्या भारत में कितनी है? 75 है, और मध्य प्रदेश में 3 है। अब भारत में इनका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो अगर भारत में विस्तार की बात करी जाए इनका, तो 18 राज्यों में। क्या संपूर्ण भारत में है? तो नहीं, 18 राज्य और 1 यूटी में। अब जैसा कि अगर आप हमारे पिछले लेक्चर देख चुके हैं, तो हम एक PM जनमन स्कीम पढ़े थे, PM जनमन स्कीम आई थी। तो PM जनमन स्कीम का फुल फॉर्म क्या है आपका? सबसे पहले तो PM जनमन स्कीम का फुल फॉर्म है आपका प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्यास महाअभियान। तो क्या है आपका फुल फॉर्म इसका? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। तो ये आपका स्कीम का नाम है, जिस कब आई थी? 15 नवंबर 2023 को आई थी। तो ये स्कीम क्या संपूर्ण भारत में लागू है? तो जी नहीं। यह कहाँ लागू है? यह 18 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में है। क्यों लागू नहीं है पूरे राज्य में, पूरे भारत में? क्योंकि यह PVTG के लिए है, और PVTG केवल 18 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मिलती है देखने को। तो यह वहीं लागू रहेगी जहाँ पे PVTG देखने को मिलती है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों पर यह अप्लाई होती है, जिनका नाम है बैगा, भारिया और सहरिया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजाति कौन सी है? बैगा, भारिया और सहरिया। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और PM जनमन का भी याद रखना, क्योंकि 2023 का है, तो एग्जाम में आ सकता है आपसे, ठीक है। और कितने राज्यों में लागू होती है? तो 18 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में, 1 केंद्र शासित प्रदेश में। नाम क्या है? PM जनमन जनजाति गौरव दिवस के दिन 2023 में आई थी। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सहरिया के बारे में। तो सहरिया कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? तो सहरिया आपको ग्वालियर संभाग में श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी आदि क्षेत्र में देखने को मिलती है। इनकी जो उपजाति हैं सवर और सौर हैं। जनसंख्या इनकी देखें तो 6.25 लाख, मतलब 6.25 लाख के आसपास है, 6.15 लाख के आसपास, ठीक है, जो कि जनजातीय जनसंख्या का 4% है। तो जनजातीय जनसंख्या का 4% है। और सहरिया जनजाति की जो बसाहट होती है उसको सहराना बोलते हैं, और इनका जो गांव होता है, गांव, उसको क्या बोलते हैं? सहरोल बोलते हैं। ये लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, 37वां लेक्चर है, ठीक है। तो जो बसावट होती है इनकी घरों की, उसको सहराना बोलते हैं, और गांव को बोलते हैं सहरोल। अब इनके विकास के लिए कुछ अभिकरण वगैरह हैं। तो अभिकरण कहाँ कहाँ पे हैं? तो सहरिया के विकास के लिए 4 अभिकरण हैं। ग्वालियर दतिया में 1, शिवपुर मुरैना भिंड में 1, शिवपुरी में और गुना अशोकनगर में। तो 4 हैं इनके विकास के लिए। फिर इसके बाद चलते हैं हम दूसरा बैगा पर। तो बैगा आपको कहाँ देखने मिलेगी? तो बैगा आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, जिसमें बैगाचक, जो कि 80+ गांवों का एक समूह होता है, जो बैगाचक, जिसको सरकार ने बैगाचक डिक्लेयर कर दिया। तो यह डिंडोरी और मंडला में देखने को मिलता है, बालाघाट और उमरिया में भी देखने को मिलती है। अब विंझवाड़ जो होती है, इसकी सबसे सभ्य जाति होती है, सबसे सभ्य जाति जो होती है विंझवाड़ होती है। इसमें नरोतिया, भरौतिया, राय मैना, काठ मैना और गौड़ मैना भी देखने को मिलती है। तो गौड़ मैना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गौड़ मैना किसकी है? उपजाति बैगा की है, ठीक है। इनकी जनसंख्या कितनी है? 4.15 लाख है, जो कि रेशियो में देखी जाए, परसेंटेज में देखी जाए तो 2.7% के आसपास आपको जनजातीय जनसंख्या का देखने को मिलता है, ठीक है। अब बैगा को जनजातियों का जादूगर चिकित्सक कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? जैसे कि अभी सहरिया हम पढ़े थे, तो सहरिया के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि सहरिया की जो सबसे ज़्यादा डेंस एरिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो शिवपुर जिले में है।
सबसे ज़्यादा डेंस घनत्व कहाँ पे है, या घनत्व या जनसंख्या कहाँ पे, श्योपुर में है। और सहरिया जो है अत्यधिक कुपोषित जाति है, अत्यधिक कुपोषित जाति है, जनजाति है। और इसके ही कारण भारत जिला श्योपुर को भारत का इथोपिया कहा जाता है, क्योंकि सहरिया के कारण भारत का सबसे कुपोषित जिला हो जाता है श्योपुर। इसलिए भारत का इथोपिया कैसे कहा जाता है, श्योपुर को कहा जाता है। और सहरिया को क्या, जड़ी बूटियों का अच्छा खासा ज्ञान होता है, और इधर पे लड़की का जन्म होना शुभ माना जाता है। इस चीज को हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। बैगा जनजातियों को जादूगर चिकित्सक कहा जाता है। तो किसने कहा है बैगा जनजातियों को जादूगर चिकित्सक? तो बैरियर 11 ने किताब लिखी है जिसका नाम है द बैगा। तो द बैगा नाम की किताब लिखी है किसने? बैरियर 11 ने, ठीक है। तो इस किताब में उन्होंने बैगा जनजाति को जादूगर चिकित्सक की संज्ञा दी है। अब इसका प्रकाशन कब हुआ था बुक का? तो 1939 में। तो 1939 में बुक का प्रकाशन होता है, ठीक है। अब इनमें देखते हैं बैगा के जो अभिकरण हैं। तो मंडला में आपको देखने को मिलता है, डिंडोरी और सहलोर में, और पुष्पराजगढ़ जो है अनूपपुर में, उमरिया में, और बैयर में, बालाघाट में आपको देखने को मिलता है बैगा का, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम तीसरी पीबीटीजी पे जिसका नाम होता है भारिया। तो भारिया कहाँ पे देखने को मिलती है? छिंदवाड़ा के तामिया में और पातालकोट रीजन में देखने को मिलती है, जिसकी उपजाति हैं भूमिया, भुइयर, पंडो और पालीहा, ठीक है। इनकी जो जनसंख्या है 1.3 लाख है, मतलब 1,93,000, जो कि जनजातीय जनसंख्या का 1.26% है, लगभग 1.25%। अब इनमें विशेष क्या है, भारिया महोबा या बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानते हैं, और इनका जो विकास अभिकरण है यह आपको तामिया छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले तो हमने घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जातियों के बारे में पढ़ा जिनकी जनसंख्या 30 है, विमुक्त जातियां पढ़ी जिनकी संख्या 21 है, कल्याण विभाग जाति अभिकरण के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा हम हर जातियों के बारे में एक्सप्लेनेशन देखें, थोड़ा डिटेल में देखें। मैं पीबीटीजी को अच्छे से पढ़ा, और पीबीटीजी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ा कम है। हम क्या करेंगे कि एक लेक्चर जो हमने 37वां लेक्चर है उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो उसमें आपको तीनों जनजातियां और भी जो अन्य जनजातियां हैं वो बहुत अच्छे से कराई गई, उनमें तीनों जनजातियां भी आपको मिलेंगी। अब क्या होता है, पीबीटीजी को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उनके क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं? तो स्थिर या कम होती जनसंख्या होना चाहिए। तो जनसंख्या जो है बढ़ नहीं रही हो, स्थिर रहे, या फिर कम हो रही हो। न्यूनतम लिटरेसी रेट होना चाहिए, और जो कृषि की टेक्नोलॉजी एकदम ट्रेडिशनल होना चाहिए, बहुत पुरानी होना चाहिए, ठीक है, आदिम तकनीक होना चाहिए। और इकोनॉमिक बैकवर्ड होना चाहिए, इकोनॉमिकली, ठीक है, पिछड़ापन होना चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं परीक्षा धाम के 39वें चैप्टर पे जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख आभूषण। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख आभूषण हैं इनसे क्या करना है आपको कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपसे पूछ लिया जाएगा, पाटला क्या है। अब आप पाटला क्या है दे देंगे, भीदों की एक प्रथा है, एक जन्म संस्कार है, या फिर आभूषण है, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर इतना याद रखने में, जो इस साइड का है आपको याद रखने में डिफिकल्टीज हो रही हो, तो आप इतना बस याद रख सकते हैं जो कि आपको हेल्प कर देगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सांकली क्या है? आपका आभूषण है। सांकली जो है चांदी से निर्मित होता है, गले में पहना जाता है, ठीक है। फिर नांग मोरी होता है, चांदी से निर्मित होता है, बाहें में पहना जाता है। बनबरिया होता है कलाई में पहनने वाला और चांदी से बनता है। पाटला होता है चांदी से निर्मित कलाई में पहने जाने वाला आभूषण होता है, जैसे ढरकौआ भी बोलते हैं। तो ढरकौआ किसे बोलते हैं? पाटला को। चुटकी क्या होता है? चुटकी बिछिया का ही प्रतिरूप है जिसे पैरों में पहना जाता है। बोरझेला होता है चांदी से निर्मित माथे पर पहने जाने वाला आभूषण। फुल्ली आपका होता है सोना चांदी या गिल्ड से निर्मित नाक में पहने जाने वाला आभूषण। तो फुल्ली कहाँ पहनते हैं आप? नाक में पहनते हैं। ठरकी या ठोकुआ होता है सोना चांदी पीतल या सस्ती धातु से निर्मित कान में पहने जा, तो कान में ठोक दिया, ठीक है, कान में ठोक दिया, तरकी या ठोकिया, ठीक है। और नाक वाला कैसे याद रखेंगे? फूली। तो नाक कैसी आपकी? फूली है, फुल्ली। तो फुल्ली कहाँ? नाक में पहनते हैं, ठीक है। लड़की क्या होता है? कान में पहने जाने वाला आभूषण। तितरी क्या होता है? कान के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला आभूषण। देखो कुछ क्या होता है कान, तो कुछ नीचे पहनते हैं, कुछ ऊपर पहनते हैं। तो ऊपर जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? तितरी बोलते हैं, ठीक है, ऊपरी भाग में। छत्तीसगढ़ का मुंगेली इसका प्रमुख निर्माण स्थान है, तो मुंगेली में ही बनता है। मोहर क्या होता है? मोहर पुराने समय में सोने से निर्मित गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। इसमें एक मोहर का वजन कितना होता है? 1 तोला या 10 ग्राम होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, एक मोहर का वजन कितना होता है? 1 तोला या 10 ग्राम होता है। कलदार क्या होता है? मोहर की तरह गले में पहनते हैं, और मोहर सोने से बना होता है जबकि कलदार चांदी से बना होता है। तो मोहर की तरह पहनते हैं गले में, लेकिन जो कलदार होता है वो चांदी से बनता है, मोहर आपका सोने से बनता है। खोटीला क्या होता है? सोने से बनता है, कान में पहना जाता है, ठीक है, और महिला और पुरुष दोनों पहनते हैं इसको। फिर आता है आपका गलसनिया, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा
विभिन्न प्रकार के नगों मोतियों को पिरोकर गले में पहने जाने वाला। ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि जनजाति आपके में अलग से दी गई है यूनिट में, ठीक है। तागली क्या है? चांदी या गिल्ड से निर्मित जनजातीय क्षेत्रों में गले में पहने जाने वाला आभूषण है। फिर होता है पुतरी, जो कि सोने से बनता है और कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं, ठीक है। और ऐसे महिला पुरुष बच्चे सभी पहनते हैं। फिर आता है हंसली। हंसली कहाँ पे होता है? कलाकृति जैसे पत्ते फूल नीमादि अंकित कर गले में पहने जाने वाला आभूषण है। फिर आता है पहुंची, जो कि नागमुरी आभूषण की तरह ही है। जो नागमुरी हम ऊपर पड़े थे आपका, ठीक है, चांदी से निर्मित बाहें पहनने वाला। तो पहुंची क्या है? नागमुरी की तरह है, वजन में हल्का होता है, चांदी से निर्मित होता है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ और चंपा इसके निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं। थेवा आभूषण कहाँ देखने मिलता है? मध्य प्रदेश के मंदसौर में मिलता है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में थेवा। फिर गुनेरी मंडला जिले के बैगाचक गांव में देखने को मिलती हैं। तो महिलाएं क्या करती हैं? बैगाचक गांव में अधिकांश महिलाएं गुनेरी घास के छोटे छोटे छल्ले गूंथ कर इसकी मालाएं बनाती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आप सभी को यह सीरीज पसंद आ रही हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।